मुस्कुराहट जीवन में उम्मीदों का संचार करती है। यही मुस्कुराहट हर दर्द छुपा लेती है, चिंताओं से मुक्ति का एहसास दिलाती है और दिलों में जीने की नई उमंग जगाती है। हो सकती हैं मुश्किलें आसान, बन सकते हैं बिगड़े हुए काम। मुस्कुराते रहिए सुबह हो या शाम, आप सभी के लिए मेरा यही है पैगाम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं पूनम लाकरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं स्टेफी ग्राफ की जीवन यात्रा का सेकंड पार्ट। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार जर्मनी की महानतम टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ ने छोटी सी उम्र से टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और अपने पावरफुल गेम एवं फोरहैंड का जादू दिखाते हुए नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे। आइए अब आगे जानते हैं कि कौन सी घटनाएं उनके लिए टेंशन का कारण बनी तथा उन्होंने खेलों के अलावा और क्या कुछ किया। कहते हैं हीरे की परख जौहरी को ही होती है। टैलेंट कैसा भी हो, बिना अपॉर्चुनिटी के निखर नहीं सकता। संयोग से ग्राफ को अपने पिता के रूप में एक अच्छा पारखी मिल गया था, जिन्होंने समय पर उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सही अवसर एवं एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया। '91, '92 में जब ग्राफ को काफी सारी हार झेलनी पड़ी तो पिता ने उन्हें कोच बदलने की सलाह दी और उन्होंने स्विट्जरलैंड के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हाइंज गुनजार्ट को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं की देखरेख में करीब 7 सालों तक अपने खेल को निखारती रही। साल 92 में स्पेन के बार्सिलोना में खेले गए ओलंपिक गेम्स में उन्होंने एक बार फिर से जर्मनी को रिप्रेजेंट किया। वह फाइनल तक भी पहुंची, किंतु अमेरिका की जेनिफर कैप्रियोटी से हारकर उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। यदि आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो बार्सिलोना के विषय में जरूर जानते होंगे, क्योंकि अर्जेंटीना के ख्याति प्राप्त फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना की तरफ से ही खेलकर काफी नाम कमाया है। बार्सिलोना में बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस एक फुटबॉल स्टेडियम भी है, जिसे 1957 में बनाया गया था और यहाँ करीब 1 लाख से भी अधिक दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी है। अप्रैल 1993 को एक बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसने खेल भावना को शर्मसार कर दिया। बात दरअसल यह है कि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में मोनिका सेलेस और बुल्गारियन खिलाड़ी मगडेलेना मलीवा के बीच एक क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा था। तभी अचानक गुंटार पार्च नाम के व्यक्ति ने सेलेस की पीठ पर छुरे से वार कर दिया। हालांकि उनकी जान तो बच गई, पर वह पहले जैसा दोबारा कभी नहीं खेल पाई। पार्च का कहना था कि वह ग्राफ का बहुत बड़ा फैन है और कुछ समय पहले सेलेस की वजह से ही उन्हें अपनी नंबर 1 पोजीशन गंवानी पड़ी थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने इस हमले को अंजाम दिया। बताया जाता है कि वह किसी मानसिक रोग से ग्रस्त था। जरूरी जांच पड़ताल के बाद उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यद्यपि ग्राफ का कहना था कि वह हमलावर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं, फिर भी इस घटना ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया है और उन्होंने इस इंसिडेंट को खेल का काला दिन बताया। पश्चिमी देशों में
दूध का दूध और पानी का पानी कितने जल्दी हो जाता है, इस बात को मैंने माइकल जैक्सन के प्रसंग में भी अनुभव किया था। यदि आपने इस प्रोग्राम का पिछला एपिसोड, जो कि माइकल जैक्सन पर ही आधारित था, सुना होगा तो आपको जरूर याद आ गया होगा कि किस प्रकार माइकल जैक्सन पर 2 बार चाइल्ड अब्यूज का मुकदमा चलाया गया था और दोनों ही मामलों में करीब करीब 1 साल के अंदर ही फैसला सुना दिया गया। बदले की भावना बड़ी खतरनाक होती है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि बदले की भावना से सुलगी आग ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दे डाला, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसी को चाहने अथवा पसंद करने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। क्या आपको पता है कि खेलों के प्रति झुकाव और उनके बढ़िया प्रदर्शन को देखते हुए जर्मन की सरकार ने उन्हें स्कूल की रेगुलर स्टडी को छोड़ने की विशेष परमिशन दी थी, जिससे उन पर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा बर्डन न रहे और वह अधिक कंसंट्रेट होकर खेल सके। टेनिस के अलावा ग्राफ को अपने फ्री समय में पेंटिंग करने, फोटोग्राफी करने, म्यूजिक सुनने तथा लिटरेचर पढ़ने में खूब मजा आता है। कहते हैं प्रिंसेस डायना उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उन्होंने उनके बच्चों को भी टेनिस के लेसन सिखाए थे। यूं तो जिंदगी की हर मोड़ पर जीत और हार का सिलसिला चलता रहता है, चाहे आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए क्यों ना हो। अपने घुटनों एवं कमर में दर्द के कारण ग्राफ पहले ही काफी सफर कर चुकी थी। इस दौरान उन्हें सर्जरी से भी होकर गुजरना पड़ा था और वह कई हफ्तों तक टेनिस कोर्ट से दूर रही। मगर वर्ष 1995 में हुए एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने उनकी पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया। बात दरअसल यह है कि जर्मनी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्राफ और उनके पिता के खिलाफ टैक्स हेराफेरी का गंभीर आरोप दर्ज हो गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और दोनों से कई दौर की पूछताछ की गई। अंत में पीटर ग्राफ को टैक्स चोरी करने का दोषी पाया गया, क्योंकि स्टेफी ग्राफ ने स्पष्ट कर दिया था कि पिता मेरे व्यक्तिगत एडवाइजर और गाइड के साथ साथ मेरे फाइनेंशियल मैनेजर भी हैं। मेरी आमदनी एवं खर्चे का सारा हिसाब किताब उन्हीं के कंट्रोल में है। आरोप साबित होने पर मिस्टर ग्राफ अगस्त 95 में ही गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें करीब 4 सालों तक हवालात की हवा खानी पड़ी। इस घटना को पढ़ते हुए मेरे मन में यह विचार बार बार हिलोरे मार रहा था कि काश हमारे देश में भी निर्णय इतनी जल्दी हो पाते। यहाँ तो ज्यादातर मामलों में फैसला इतनी देरी से आता है कि कई लोग तो फैसले का इंतजार करते करते बुजुर्ग हो जाते हैं और कितने ही लोग तो संसार को ही अलविदा कह देते हैं। दो साल बाद 97 में जब ग्राफ गवर्नमेंट और एक चैरिटी को 1.3 मिलियन डॉइच मार्क फाइन के रूप में देने के लिए सहमत हो गई, तब जाकर प्रोसिक्यूटर्स ने उनके खिलाफ चलाए जा रहे टैक्स संबंधी मुकदमे को वापस ले लिया। डॉइच मार्क्स जर्मनी की करेंसी है, जिसका इस्तेमाल देश में 1938 से 2002 के बीच किया जाता था।
जब 2002 में जर्मनी ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया, तब इसका चलन बंद हो गया। मुश्किल हालातों को ओवरकम करते हुए 96 में ग्राफ ने एक बार फिर से अपना बेहतर प्रदर्शन दोहराया और अपने फैंस को खुश कर दिया। उस साल उन्होंने मियामी ओपन और जर्मन ओपन के अलावा 3 ग्रैंड स्लैम जीत लिए। सबसे इंटरेस्टिंग रहा फ्रेंच ओपन का फाइनल मैच, जिसमें उनका मुकाबला स्पेन की जुझारू खिलाड़ी सेंशे विकेरियो से था। यह मैच लगभग 3 घंटे और 3 मिनट तक चला, जो कि उस समय तक का सबसे लॉन्गेस्ट विमेन सिंगल फाइनल था। विकेरियो ने मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक समय तो ऐसा लग रहा था मानो वह बाजी पलट ही देंगी, लेकिन ग्राफ मैदान छोड़कर भागने वालों में से कहाँ थी। समझबूझ भरी पारी खेलते हुए आखिरकार वह विकेरियो को छकाने में सफल हो गई। विंबलडन के फाइनल में ग्राफ और सेंशे विकेरियो का आखिरी बार मुकाबला हुआ, जहां एक बार फिर बाजी ग्राफ के ही हाथ लगी। बाएं घुटने में दर्द के कारण जुलाई के महीने में अमेरिका के अटलांटा में होने वाले ओलंपिक खेलों से उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। अटलांटा जॉर्जिया राज्य की राजधानी है तथा देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। परंतु कुछ समय के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए फाइनल में मोनिका सेलेस को हराकर एक बार फिर यूएस ओपन की विजेता बन गई। खेल के नजरिए से वर्ष 1997 ग्राफ के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा, क्योंकि कैरियर शुरू होने के बाद यह पहला ऐसा साल था जब वह न सिर्फ ग्रैंड स्लैम जीतने में नाकामयाब रही, बल्कि मार्टिना नवरातिलवा ने उनसे नंबर 1 का रैंक छीनकर 87 से 97 तक चली आ रही उनकी बादशाहत को समाप्त कर दिया। बस स्टेफी ग्राफ के लिए यह बड़े संतोष की बात रही कि उन्होंने 377 सप्ताहों तक टॉप रैंक पर रहने का गजब का रिकॉर्ड बना लिया था, जिसे आज तक किसी भी महिला अथवा पुरुष खिलाड़ियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सका है। घुटने और कलाई का ऑपरेशन करवाने की वजह से ग्राफ करीब 1 साल तक कोई भी प्रतियोगिता नहीं खेल पाई। इसी बीच उन्होंने 1998 में चिल्ड्रन फॉर टुमारो नामक एनजीओ की नींव डाली, जिसका उद्देश्य युद्ध तथा अन्य आपदाओं से प्रभावित बच्चों की प्रगति के लिए कार्य करना था। जर्मनी के अलावा दूसरे देशों में भी इसकी शाखाएं हैं। इस एनजीओ के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरा है। जब 99 में उन्होंने दोबारा से वापसी की तो साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के साथ ही हुई, लेकिन फ्रेंच ओपन के फाइनल में उन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने ही अंदाज में टॉप रैंकिंग मार्टिना नवरातिलवा को चित कर दिया। यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम था। इसी के बाद उन्होंने टेनिस से संन्यास लेने का संकेत कर दिया था। संयोग की बात है कि फ्रेंच ओपन जीतकर ही उन्होंने ग्रैंड स्लैम का खाता भी खोला था। अमेरिका के विख्यात और पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासे के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे
कि मैंने अचानक यहाँ उनका जिक्र कैसे कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन आगासे ने भी फ्रेंच ओपन का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता था और इस जीत को स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने उसी दिन स्टेफी ग्राफ से अपने दिल की बात कह दी थी। दोनों की खुशी 7वें आसमान पर थी। यूं तो खेल के दौरान उनकी बहुत बार मुलाकातें हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन शायद दोनों का फोकस अपने कैरियर पर था, तभी तो इससे पहले किसी ने भी पहल नहीं की थी। वह विंबलडन के फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन अमेरिका की स्टार खिलाड़ी लिंसी डेवेनपोर्ट ने उन्हें जीतने नहीं दिया। लगता है ग्राफ को विंबलडन का ग्रास कोर्ट बहुत रास आता था, तभी तो वह रिकॉर्ड 9 बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची और 7 खिताब अपने नाम कर लिए। किसी भी खेल में फिटनेस बहुत महत्व रखती है। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ही ग्राफ को बहुत बार अपना खेल रोकना पड़ता था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1999 को प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 13 साल टेनिस को दिए हैं और मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ। मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं उसमें कुछ बदलना चाहती हूँ। मैंने बहुत कुछ पाया है। जिस समय इस चमत्कारिक एवं प्रतिभावान खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस को अलविदा कहा, उस समय उनकी वैश्विक रैंकिंग नंबर 3 थी और एक सर्वे के अनुसार 1975 के बाद वह सबसे अधिक रैंकिंग पर रिटायर होने वाली पहली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सहित कुल 107 खिताब जीते, जिसमें 7 विंबलडन ओपन, 6 फ्रेंच ओपन, 5 यूएस ओपन तथा 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल हैं। खिताब जीतने के मामले में भी वह तीसरे नंबर पर आती हैं। वैसे तो ग्राफ ने ज्यादातर फोकस सिंगल्स खेलने में किया था, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर में 11 युगल खिताब भी जीते हैं। उनकी बेहतरीन जोड़ी साबाटिनी के साथ थी। छोटी सी उम्र में ग्राफ ने जिस तरह ऊंचाइयों को छुआ है, उसी तरह उन्हें अवार्ड्स भी खूब मिले हैं। आइए जान लेते हैं उन्हें मिलने वाले कुछ विशेष अवार्ड्स के विषय में। बेहतरीन खेल दिखाने के लिए उन्हें टेनिस क्वीन तथा गोल्डन गर्ल जैसे नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले उन्हें 1986 में WTA यानी विमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा कमर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। फिर 87 से 1995 तक उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त हुआ। 99 में एक्सपर्ट पैनल के द्वारा उन्हें ग्रेटेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। 2002 में जर्मन सरकार ने उन्हें जर्मन मेडल ऑफ द ऑनर तथा 2007 में जर्मन मीडिया प्राइज देकर सम्मानित किया। टेनिस में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2004 में उन्हें हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। इसके अलावा 2006 में ओलंपिक कमेटी द्वारा उन्हें ओलंपिक ऑर्डर देकर सम्मानित किया गया। ओलंपिक ऑर्डर
ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। फिर तो दोनों को एक दूसरे का साथ भाने लगा, नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। सेम फील्ड से जुड़े होने के कारण दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई और 22 अक्टूबर 2001 को दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। एक दूसरे को पाकर दोनों बहुत खुश थे। एक इंटरव्यू में आंद्रे अगासी ने स्टेफी के विषय में कहा था कि वह अपने मूल्यों के प्रति बहुत सच्ची है, उन्हीं के अनुसार जीती है और किसी से कुछ नहीं कहती है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का साथ यूं ही हमेशा बना रहे। ब्रांडेड परफ्यूम्स, ब्रांडेड अतर्स, बखूर बर्नर्स, ओरिजिनल ऊद अतर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ मिलता है सिर्फ fridaycharm.com। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। हमें एक नई रोशनी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, जुदाई का साया न आएगा हम तक, कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी किसी ने किसी से न की होगी जैसी। हमें राह फूलों भरी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ज़माने
by celebs across the world. Brands used by royal families, class apart. Fragrances for loved ones. Fragrances for you, me, and for all. Buy exclusively on FridayCharm.com. ग्राफ और आगासे अब अमेरिका में सेटल्ड हैं। उनके 2 बच्चे हैं। अब ग्राफ बिजनेस वुमेन बन चुकी है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह आगासे के साथ मिलकर उनकी कंपनी को भी आगे बढ़ा रही है। रिटायरमेंट के बाद जहां लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं ग्राफ और आगासे चैरिटी के उद्देश्य से अलग अलग देशों में बहुत सारे टेनिस के एग्जीबिशन मैच खेल चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टेफी ग्राफ भारत के साथ भी जुड़ी हुई है? अभी हाल ही में केरल की सरकार ने उन्हें केरल आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी हाल ही में मैंने स्टेफी ग्राफ का एक इंटरव्यू सुना। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप लॉकडाउन के पीरियड को किस तरह से देखती हैं, तो उन्होंने बड़े पते की बात कही। उनका कहना था कि हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका जीवन हमेशा एक्टिव रहे, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम चाह कर भी अपनी फैमिली के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। उन दिनों हमने फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, वह मेरे लिए बहुत खास रहा है। मैं उन पलों को कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो यह था स्टेफी ग्राफ के जीवन पर आधारित वीडियो का सेकंड पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और सितारे के साथ। हैव अ गुड डे।